लो भाई। अब आज का टारगेट है इस पे धुआंधार क्वेश्चन करना। कितनी डाइवर्सिटी क्रिएट हो सकती है, कितने तरीके से वो तुमको उलझा सकता है, ये सभी चीजें हम लोग वन बाय वन करके शुरू करते हैं करना। जैसे सबसे पहले बच्चों अपन क्या करने चल रहे हैं, सबसे पहले देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, कहता है कि the half cell reaction for the rusting of iron, the half cell reaction for the rusting of iron, आयरन के रस्टिंग के लिए हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें H+ हाफ मोल O2 से रिएक्ट करता है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेता है और H2O बनाता है। इसके लिए जो E0 की वैल्यू है वो दी हुई है 1.23 वोल्ट। Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, Fe बनाता है। इसके लिए अगर ध्यान से देखो तो E0 की वैल्यू दी हुई है कितनी, -0.44 वोल्ट। हमसे कह रहा है कैलकुलेट del G0 फॉर द सेल रिएक्शन। कंप्लीट सेल रिएक्शन के लिए बच्चों हमको del G0 पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें सीखने की हैं। जैसे कि जब तुम इस क्वेश्चन को देखोगे तो तुम यही नहीं जान पाओगे कि कौन है एनोड और कौन है कैथोड, क्योंकि तुम्हें ये भी रिएक्शन क्या दिया हुआ है, रिडक्शन, और तुम्हें ये भी रिएक्शन क्या दिया हुआ है, रिडक्शन। बोलो हाँ। हाँ सर। यस सर। जब दोनों रिएक्शन तुम्हारे पास रिडक्शन हो तो ऐसी स्थिति में आपको देखना है, एक मंत्र बता देता हूं। कैथोड हमेशा हायर पोटेंशियल पे होगा इन कंपेयर टू एनोड। ये चीज हमेशा के लिए याद रखें। अगर ये मंत्र तुम्हें मालूम रहेगा कि कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल से क्या होता है, ज्यादा, तब तुम कुछ जान पाओगे और कुछ शुरू कर पाओगे, नहीं तो ना कुछ जान पाओगे और ना ही कुछ शुरू कर पाओगे। हमने देखा इन दोनों वैल्यूज में कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी है, E01 की वैल्यू E02 से क्या है, बड़ी है। हाँ या ना? हाँ सर। तो मुझे इतना फैसला तो मैं ले लिया कि ये कौन है कैथोड और ये कौन है एनोड। बोलो हाँ। यस सर। ठीक है। अब अगर एनोड है ये, तो एनोड पर क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। और जबकि यहां क्या दिया है, रिडक्शन। तो क्या कराना पड़ेगा, बैकवर्ड प्रोसेस। बैकवर्ड प्रोसेस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जैसे ही तुम इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो बताओ E0 की वैल्यू चेंज हो जाएगी कि नहीं, पॉजिटिव हो जाएगी। वेरी गुड, 0.44 हो जाएगा। कैथोड की बात अगर करें तो कैथोड में क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर भाई कैथोड में रिडक्शन हो रहा है तो देखो जरा कैथोड रिएक्शन क्या है, 2H+
प्लस हाफ O2, 2 मोल इलेक्ट्रॉन को लिया और क्या बना दिया, H2O बना दिया बच्चों। E01 यहां पर कितना है, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है चेतना? कोई बात नहीं। E01 दिया है 1.23 वोल्ट, हाँ या ना? हाँ सर। अब तुमको दिव्यानी एनोड और कैथोड के बारे में डिटेक्शन हो गया। मैं समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो मुझे तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं, मैं यहीं से एक लाइन में आंसर निकाल दूंगा। बच्चों को सिखाना है इसलिए बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन रखो। यहां जब तुमने इतनी बात कर ली, तो अगर इन दोनों रिएक्शनों को जोड़ दिया जाए तो नेट सेल रिएक्शन मिल जाएगा कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो सबसे पहले तुम इसे डेल जी में कन्वर्ट कर दो। डेल जी नॉट 2 क्या हो जाएगा, माइनस एन की वैल्यू कितनी है 2f, और ई की वैल्यू कितनी है 0.44, और इसका भी डेल जी नॉट निकाल दो, तो डेल जी नॉट 1 कितना आ जाएगा, माइनस एन की वैल्यू कितनी है 2f, और ई की वैल्यू कितनी है 1.23 वोल्ट। हो गया। अब अगर मेरे को नेट सेल रिएक्शन चाहिए बच्चों, तो नेट सेल रिएक्शन में क्या होगा कि नेट सेल रिएक्शन में हो जाएगा रिएक्शन एट एनोड प्लस रिएक्शन एट कैथोड। एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है जरा देखो, इसको जोड़ो दोनों को। आयरन जुड़ेगा किसके साथ, आयरन जुड़ेगा किसके साथ, 2H प्लस प्लस हाफ O2, और क्या लेगा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा। प्रोडक्ट में आप क्या बना देंगे, प्रोडक्ट में आयरन का ऑक्सीडेशन होगा बाय रिलीज ऑफ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां जो तुम्हारी कहानी है रिडक्शन के बाद क्या बना है, वाटर बना। अगर इस रिएक्शन को मैं ध्यान से देखूं तो ये कट जाएगा, और ये हमारा नेट सेल रिएक्शन आ गया, Fe प्लस 2H प्लस प्लस हाफ O2 gives Fe प्लस 2 प्लस H2O। ये नेट सेल रिएक्शन आया कि नहीं आया बच्चों? यस सर। अगर ये नेट सेल रिएक्शन आया तो ये कैसे आया, एनोड और कैथोड को जोड़कर आया? हाँ सर। हाँ सर। मयूर, डेल जी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव की इंटेंसिव? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मैं जोड़ या घटा सकता हूं कि नहीं जोड़ या घटा सकता? जोड़ सकता है, घटा भी सकता है। हाँ, तो डायरेक्टली जोड़ दे रहा हूं भाई। देखो -2f.44 और प्लस फिर क्या हो जाएगा -2f इंटू 1.23। बताओ ये डेल जी की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई बच्चों? दहाड़ दें। ठीक है यस सर। मेरे सरकारों, इसको जब जोड़ दोगे तो आ जाएगा -3.34f फैराडे में आंसर दिया रहेगा। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को है। पहला तो यही सीखने के लिए है कि अगर दोनों रिएक्शन रिडक्शन की दिया है, या मान लो किसी क्वेश्चन में दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन का दे दे, तो कैसे जानोगे कि कौन एनोड है और कौन कैथोड? दोनों का भैया रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेना। इतना तो जानते हो कि टेम्परेचर जो हीट जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। इतना भी जानते हो कि करंट जो है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाता है। यस सर। तो तुमने सर। करंट किधर से किधर जाता था, कैथोड से एनोड की तरफ जाता था कि नहीं? हाँ। यस सर। ठीक है। यस। अगर करंट कैथोड से एनोड की तरफ जाता था तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल एनोड से कम होना चाहिए कि ज्यादा?
ज्यादा। ज्यादा, कि अगर कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल एनोड से ज्यादा होना चाहिए तो हम इसी को अपना आधार बनाएंगे और इसी के बिहाफ पे हम फटाफट पहचान लेंगे, एनोड पहचान लेंगे और कैथोड पहचान लेंगे। आई बात समझ में? कैथोड पे वैसे भी रिडक्शन होता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा लगेगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी तरीका यूज कर सकते हो। और भाई थोड़ा सा एक लाइन बोल देता हूं क्योंकि हल्का सम्मन गुस्सा गया। 12वीं पास किया जब यूपी बोर्ड से, तो एक ही स्कूल से करीब 10-12 लोग गए कोटा। 12वीं तक तो हमें चूतिया बनाया गया स्कूलों में। कोटा गए तो पता लगा कि यार पढ़ाई भी कोई चीज होती है, टीचर्स भी होते हैं, नॉलेज भी कुछ होता है। वहीं से एक्चुअली मेरे मन में ये भी आया कि अब मैं फ्यूचर में टीचर बनूंगा, बाई चॉइस टीचर बना। तो दिवाली की छुट्टियों में सब लोग घर चले गए, उसमें मेरे स्कूल का ही नहीं डिस्ट्रिक्ट का। आपकी आवाज रुक गई थी बीच में ही, जो आपने कहा कि यूपी बोर्ड से पास किया। यूपी बोर्ड से 12th पास किए और हम कम से कम 10 लोग एक ही स्कूल के कोटा गए तैयारी करने में। अभी आवाज आ रही है? हाँ जब हाँ, भाई ठीक है। तैयारी करने गए तो उस तैयारी में एक से एक धुरंधर थे। मेरा बहुत करीबी मित्र अमित पांडे भी था, जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी था यूपी बोर्ड से। मैं भी भाई उसमें था। मैं बहुत तेज नहीं था लेकिन बहुत धीमा भी नहीं था, और एवरेज से जस्ट अबव था। लेकिन भगवान का आशीर्वाद एक चीज हमेशा था, जो चीज दिमाग में घुस जाती थी अपन उसको करते थे। दिवाली की छुट्टियां लगी, पूरा टीम गया, मैं अकेले नहीं गया कोटा से, बता देता हूं तुमको। और ये मत समझना कि तुम्हें मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूं, इसमें मां कसम कोई लिबड़ी चुपड़ी बातें नहीं है। और लिबड़ी चुपड़ी बातें मैं तुमसे नहीं करता हूं, इतना तुम्हें मालूम है। लिबड़ी चुपड़ी बातों में बाद में नुकसान होता है, और कठिन बातों में पहले नुकसान हो जाता है, तो बाद में नुकसान नहीं होता। पहले नुकसान हो जाए, आंख खुल जाए और करियर बच जाए, वो ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि खूब अच्छा लगे हमको और करियर खराब हो जाए। तो कोटा से सब आए, 10-10 दिन छुट्टी मना के गए। मेस बंद था, क्योंकि दिवाली में मेस भी बंद हो जाता है। मैंने जुगाड़ लगाया, बाजू के एक मकान में मैंने आंटी से रिक्वेस्ट किया कि मुझे आप खाना खिला दो। रेगुलर आप 50 रुपए में खिलाते हो, छुट्टी के दिनों में आप मेरे से 100 ले लो। मैं घर नहीं गया भाई। इन सभी लोगों में मेरी रैंक सबसे अच्छी थी। ये सब लोग स्टेट बोर्ड से बीटेक किए। भगवान का आशीर्वाद रहा कि मुझे स्टेट से बीटेक ना करना पड़ा, एनआईटी पाया मैं गौतम बुद्ध नगर। तो बस इतना सा कहना है कि ये दिवाली वाली बहुत बार आएगी, इतनी बार आएगी कि तुम गिन नहीं पाओगे। जब तक जिंदा रहोगे हर साल आती रहेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि इंजॉय नहीं करना है, लेकिन ऐसे इंजॉय नहीं करना है कि अरे बाप रे जेल से छूटे अब मजा करें। वो जिनका है वो क्लास में भी नहीं आए हैं, 2-4 लोग अभी इसमें से और भागेंगे, घबराओ में। लास्ट तक पता कर लेना कि कितने लोग सेलेक्ट होते हैं, किसी बैच का रेशियो निकालना। अब तुमको खुद को किस कैटेगरी में रखना है ये जानो। जैसे हम रिपीटर की क्लास नहीं खत्म कर सकते, नहीं बंद कर सकते। हम दिवाली के दिन एक दिन छुट्टी देंगे, जिसको मन हो आओ, जिसको मन हो ना आओ। मैं अपनी तरफ से नहीं बंद कर सकता। और 12th वालों को बता रहा हूं कि कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, सिवाय बाप का पैसा आसानी से मिल जाता है। बस माँ बाप के द्वारा बनाई गई चीजें आसानी से मिल जाती, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है। बाकी इस पृथ्वी पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आसानी से मिल जाए। हर चीज के लिए परिश्रम करना पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती है। तो भैया तैयार रहना, उसके लिए ज्यादा उपदेश नहीं देना है। आंखें खोल के रखना, जो तुम्हारा लक्ष्य है वो तुम्हारा ही नहीं, 15 लाख आदमी के लमसम एक साथ कूदेंगे एग्जाम में। वहां चूतियों को कोई नहीं पूछता है, याद रख लेना। बहुत साफ सुथरी भाषा में बता रहा। जब नीट का एग्जाम होगा तो 15 से 18 लाख बच्चे अलग अलग कमरों में आएंगे।
जिसमें से ऐसे भी बच्चे होंगे जो दिवाली के दिन भी अपना काम कर रहे होंगे, क्योंकि उनका दिवाली नीट है, फिर वो पूरी जिंदगी दिवाली मनाएंगे। और जो जो अभी दिवाली मना रहे हैं, बाद में 100 रुपए का पटाखा खरीदने के लिए पैसा नहीं रहेगा उनके पास खुद का, पापा से मांग लेंगे। पापा के पास जिसके है उसको तो ठीक है, बट इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी तो है ना जिसके पापा बहुत नॉर्मल सा काम करके उनको पढ़ा रहे हैं। तो अपने लक्ष्य से न मत भटक जाना, बस इतना ही कहना था। चलो आगे शुरू करते हैं। अब ये सारी चीजें उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होंगी। अब बच्चों एक तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा कि तुमको दोनों रिएक्शन, या तो ऑक्सीडेशन दिया रहेगा या रिडक्शन दिया रहेगा, और तुमको फैसला करना पड़ेगा। बाकी एक क्वेश्चन बड़ी जल्दी जल्दी में पढ़ाना पड़ा था, मजा नहीं आया था, सोचा था कि ट्यूसडे को उसको सिखा के ही छोड़ूंगा। आज तुम्हें नस्ट इक्वेशन कंप्लीट करा के छोड़ूंगा, तो जिसको जल्दी है वो क्लास छोड़ के जा सकता है, जिसके पास धैर्य है वो बैठे और सुने और एक एक रहस्यों को जाने। बच्चों एक क्वेश्चन ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है और बहुत बार पूछा गया है। जो भी बच्चा अच्छी बुक खोलेगा उसको ऐसी किताबें मिल जाएंगी, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो भी बच्चा अच्छे कोचिंग का मटेरियल खोलेगा उसको भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे हमको क्या दिया है, Cu+2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है शेरों? Cu में। और Cu+1 मेरे सरकार कन्वर्ट हो रहा है Cu में। इसका भी E0 SRP दिया है। SRP का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड बोल दिया यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड का यही इतना मतलब होता है। ये दो डेटा दे देगा और हमसे क्या पूछेगा? E0 Cu+2 Cu+1 ये पूछेगा। बोलो हाँ। यस सर। ठीक है, अब जरा एकदम पैनी नजर रखना। ऐसा क्वेश्चन, ऐसा तरीका बताऊंगा कि तुम्हें ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि खाली देखोगे और आंसर आ जाएगा। तुमको सबसे पहले इतनी बातें देखनी है। ये +2 से 0 में जा रहा है, बोलो हाँ। ये +1 से 0 में जा रहा है, बोलो हाँ। फिर ये +2 से +1 के लिए पूछ रहा है, बोलो हाँ। बस बस मेरा तरीका एप्लीकेबल होगा। तो तुम्हें पहले बता देता हूं कि रियल मेथड क्या है। रियल मेथड बच्चों देखो क्या है, खूब शांति से, खूब मस्ती से देखो। रियल मेथड है कि Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu में कन्वर्ट होगा सरकारों। इसका E0 दिया हुआ है हमको कितना, x1 वोल्ट, और हमको दिया है Cu+1 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, और इसका E0 कितना दिया है, x2 वोल्ट। बोलो हाँ सर। ठीक है। यस सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 क्वेश्चन कम से कम नीट में, बाकी बोर्ड में तो आता ही है। अब जरा देखो, अब बच्चों अगर हमको रिक्वायर्ड रिएक्शन क्या है मयूर, रिक्वायर्ड रिएक्शन इसके लिए तुम्हें चाहिए, यानी तुम्हारा जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है वो क्या है? रिक्वायर्ड रिएक्शन है Cu+2 takes 1 electron and converted into Cu+1। जल्दी कहो हाँ। यस सर। ठीक है, अब अगर सरकार इसमें से इसको घटा दूं तो क्या कुछ संभव है? यही रिएक्शन बन जाएगा, मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं इक्वेशन नंबर ए में से इक्वेशन नंबर बी को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो जरा मेरे को बताओ कि यही रिएक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। ठीक, चलो देख लेते हैं। अगर यही रिएक्शन बनेगा तो देखो, Cu+2 डायरेक्ट लिख दूं, 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu+1। अब भैया ये सब्सट्रैक्ट करना तो आना चाहिए, ये तो उम्मीद करता हूं कि आता होगा। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर दूं क्या? नो सर। अगर इसको तुमने गलती से हिम्मत लगाया जोड़ने घटाने का तो समझ लो कि मेरी सारी मेहनत 2 कौड़ी। अब बिना जोड़े घटाए काम भी नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हें इसके लिए चाहिए, तो फट से इसको किसमें कन्वर्ट करोगे?
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में, तो डेल जी नॉट वन क्या हो जाएगा, माइनस एन की वैल्यू कितनी है 2, 2 एफ ई की वैल्यू कितनी है x1, यहां निकालो, डेल जी नॉट का 2 कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है 1, 1 एफ एक्स 2। अब जरा देखो ये रिएक्शन जो बनी है, इसका जो डेल जी नॉट होगा वो किसके बराबर होगा, डेल जी नॉट ऑफ 1 माइनस डेल जी नॉट ऑफ 2 के बराबर होगा। यस ठीक है, अब इस रिएक्शन का डेल जी नॉट जरा बताओ कितना हो जाएगा, माइनस एन की वैल्यू बोलो, एन की वैल्यू बोलो, 1 इंटू एफ इंटू ई नॉट, कहां से कहां कन्वर्ट हो रहा है, Cu प्लस 2 से Cu प्लस 1, यही तो चाहिए हमको। और डेल जी नॉट 1 कितना है, माइनस 2f(x1), और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस f(x2), इसको आगे बढ़ा दो तो ई नॉट Cu प्लस 2 Cu प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2f(x1) अपॉन माइनस f प्लस f(x2) अपॉन माइनस f, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और ये कितना हो जाएगा, ई नॉट Cu प्लस 2 Cu प्लस 1, ये आ गया x1 माइनस x2, यही आया, कुछ और आया, यही आया, कुछ और आया। हाँ सर ठीक है, अब इतना बड़ा लफंडरबाजी तुम जो है नीट में नहीं कर सकते हो। नीट में अगर तुम्हें इस क्वेश्चन को करना है तो पहले अपनी जिंदगी से बेहोशी खत्म करो। बेहोशी खत्म नहीं है इस बात का 2 टेस्टों में मैंने पता लगा लिया है, और जब तक बेहोशी खत्म नहीं होगा तब तक कन्वर्जन नहीं होगा। बेहोशी खत्म करने का रीजन मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये समझना। मैं कहना चाह रहा हूं तुम इसको इतनी पैनी नजरों से देखो कि जब इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो तुम्हारे पंजे से बाहर ना जा पाए, तुम दहाड़ मारो शेर की तरह और क्वेश्चन एकदम घुटनों के बल बैठ जाए तुम्हारे सामने, नहीं तो क्वेश्चन दहाड़ मारेगा और तुम बैठ जाओगे। तुम्हें खाली इतना करना है, यहां रिडक्शन के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2, तो 2x1। अब मेन रिएक्शन जोड़ने पे बने तो 2x1 प्लस x2 कर दो, यहां रिडक्शन के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है। और अगर मेन रिएक्शन घटाने से बने तो 2x1 और ये कितना हो जाएगा इंटू 1x2, तो मेन रिएक्शन कैसे बन रहा है, घटाने से, तो 2x1 माइनस x2 आंसर हो जाएगा। नहीं समझे क्या बोला मैंने, सर फिर से बोलिए। देखो ध्यान से देखो, इस बात को बहुत ध्यान से देखो, यहां कितने मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं रिडक्शन के लिए, 2 2, तो तुम लिख देना 2x1। यहां कितने, 1 तो यहां 1 लिख देना 1x2। ठीक, अब इन दोनों रिएक्शन को तुम जोड़े हो तब मेन रिएक्शन बनी है, या घटाए हो तब मेन रिएक्शन बनी है। मेन रिएक्शन क्या है, जिसके लिए तुम्हें वैल्यू चाहिए, मेन रिएक्शन यही है जिसके लिए तुमसे पूछ रहा है। किसके लिए पूछ रहा है, Cu प्लस 2 से Cu प्लस 1 के लिए पूछ रहा है। तो ये मेन रिएक्शन बनाने के लिए तुम्हें इन दोनों रिएक्शनों को क्या करना पड़ा है, जोड़ना पड़ा है, घटाना पड़ा है, घटाना पड़ा है। घटाना पड़ा है। तो लिख दो आंसर 2x1 माइनस x2। जोड़ना पड़ा होता तो क्या लिख देते, ऐड कर देते। हाँ, ऐड कर 2x1 देते, प्लस तो तुम्हारा समय तुरंत बच जाएगा। लेकिन इसको कर तभी सकते हो जब ये प्लस 2 से 0, ये प्लस 1 से 0 और ये 2 से प्लस 1। जैसे अगर तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, जितनी पैनी नजर, मैं तो होपलेस हो गया हूं। मेरे जीवन में ऐसी कभी सिचुएशन ही नहीं आई थी, क्योंकि अपन ने जिसको पढ़ाया है यार वो भगत है अपना। पुराने बच्चों में किसी से पता कर लो कि वो
भगत है कि नहीं। अभी तो ऐसा है ना, एक दिन तो क्या हुआ, मैंने एक क्लास में 3 क्वेश्चन कराया, फिर मैंने इसी 3 क्वेश्चन में से बोला कि ये नया क्वेश्चन है करो, बच्चे को बोला, पेन दिया उसको, ऑफलाइन क्लास की बात है, और वो बच्चा उन तीनों में से उसी क्वेश्चन को ही नहीं कर पाया। तो मन तो यही हुआ उल्टा टांग की इतना मार मारू ना कि एकदम से जितना जहर शरीर में फैला हुआ है सब निकल जाए। लेकिन फिर सोचा यार ये तो मैं नहीं कर सकता। बट मेरे को लगा यार कि अब लोग सीरियस नहीं है उतना अपने एजुकेशन को लेकर के, तो शायद मुझे ही खुद में बदलाव कर लेना चाहिए। ट्राई कर रहा हूं, धीरे धीरे कर लूंगा। तो ऑब्जर्वेशन का लेवल इतना वीक ना हो कि हमने अभी क्या पढ़ा यही ना मालूम हो। Fe+3 से बन रहा है Fe, Fe+2 से बन रहा है Fe, और फिर Fe+3 से Fe+2 के लिए हमें पूछ रहा है E0। और एक क्वेश्चन और फाड़ू कर देता हूं, Fe+3 से Fe+1 के लिए हमें पूछ रहा है E0। ये दिया है x1, ये दिया है x2। तो अपना ऑब्जर्वेशन का लेवल बढ़ाओ बच्चों। ये 3 से 0 जा रहा कि नहीं? यस हाँ। सर। ये क्या हो जाएगा? 3x1। सरकारों ये 2 से 0 जा रहा है कि नहीं? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? 2x2। 2x2। अब मेन रिएक्शन तुम्हारी ये है, Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन लेता है, Fe+2 बनाता है, यानी तुम्हें इसे रिएक्टेंट और इसे प्रोडक्ट में ले जाना है, तो घटाना पड़ेगा। दिख रहा है या घटा के दिखाऊं? ये देखो, दिख रहा है। Fe+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, Fe+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe। अब हमने इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, Fe+3+1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe+2 हो जाएगा कि नहीं? यानी कि हम इनमें से घटाएंगे तब बात बनेगी। ये हमारा रिक्वायर्ड रिएक्शन है। रिक्वायर्ड रिएक्शन घटाने से बनेगा, तो इसके लिए E0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3x1 - 2x2। हाँ या ना? यस। ठीक है, ठीक है। अब जरा देखो, क्या यहाँ पर दोनों का डिफरेंस देखो, यहाँ कितना था? 1 था, 3 से 2 में जा रहा था, बोलो हाँ। यानी कि डिफरेंस 1 था, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या डिफरेंस 1 है? नहीं। अगर डिफरेंस 1 नहीं है तो क्या आंसर ये होगा? नो सर। नो नहीं सर। होगा। नो सर। अगला सवाल पैदा हुआ कि क्या होगा फिर? तो जो बहुत तेज आदमी है वो तो जान जाएगा, लेकिन जो बहुत तेज नहीं वो नहीं जान पाएगा। पूछो कैसे? देखो सरकार, जब दोनों का डिफरेंस 1 होता था तो यहां मल्टीप्लीकेशन में क्या आता था? 1। यस। अगर दोनों का डिफरेंस 2 होगा तो यहां मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा? 2। ये बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर दोनों का डिफरेंस 3 होगा तो यहां मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा? 3। तो अपॉन में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? यस सर। यस सर। बहुत दहाड़ के नहीं, तो मैं उसको उसके लिए अलग से लिख डालता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम बुद्धिमान आदमी हो तो यही समझ लोगे। देखो यहाँ डिफरेंस 1 है तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 1। 1। ये अपॉन में 1 गया तो कोई फर्क पड़ा? नहीं। लेकिन अगर यहाँ डिफरेंस 1 से ज्यादा का होगा तो अपॉन में वो वैल्यू जाएगी और वो वैल्यू जाएगी, तो डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? यस। यस सर। तो मयूर बाबू यहाँ आंसर 3x1 - 2x2/2 हो जाएगा। एग्री की एंग्री? सर बट ये दोनों इक्वेशन में Fe+ तो दिया ही नहीं है, तो फिर क्या नहीं दिया है? मतलब सिर्फ Fe+। ये भी बात सही कह रहे हैं, ये तो डेटा ही नहीं दिया। तो एक डेटा और दे देता हूँ, Fe+ से कन्वर्ट हो रहा है Fe में, और ये दिया है x3 वोल्ट। सही कह रहे हैं, ये भी डेटा देना चाहिए। अब ठीक है,
तो क्या हो जाएगा 3x1 2x माइनस क्या हो जाएगा 1x3। हाँ सर। बिल्कुल सही कह रहे हो, शाबाश। अब इस तरह की बात बोलते हो और नंबर जो है नहीं लाते हो तो गुस्सा लगती है कभी कभी। अगर तुम्हारा ऑब्जर्वेशन शार्प है तो तुम्हारे मार्क्स एकदम फाड़ू होने चाहिए। चलो इसको और डिटेल में समझा देता। क्लिक नहीं होता। क्लिक नहीं होता यार। अब तुमको तो 2-3 लोगों में तुम्हें फेल हो गया, कशिश को भी नहीं जान पा रहा हूँ भैया क्या ऐसा है जो मैडम को नहीं आता। तुम्हारा भी इतना कंटिन्यूअस मेहनत है, क्या ऐसा है साला जो नहीं आता, मैं खुद ही नहीं जान पा रहा। तुम लोग जो है हमको ज्यादा समय लेकर के क्वेश्चन करते हो घर पे, उसी को इम्प्रूव करो। मैं बता रहा हूँ, देखो मैं झूठा आदमी नहीं हूं, मैं तुम्हारे मुंह पे बोलता कि तुम खुद भी कुछ भी कर लो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बोल देता। इसलिए देखो अपने हेटर्स भी ज्यादा होते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं तुम्हारे मुंह पे कि तुम लोगों का सिलेक्शन तुम्हारे जेब में है, थोड़ा सा खाली इंप्रूव कर लो। मैं देख रहा हूं, तुम भले न देख पाओ और तुम्हारी नजर मुझसे तेज नहीं है। तुम पहली बार 12th में हो और मैं 10वीं बार 12th देख रहा हूं कि इसमें कम से कम 5 लोग हैं जिनका सिलेक्शन उनकी जेब में है, खाली वो अपना सुधार कर ले थोड़ा थोड़ा। बहुत ज्यादा सुधार की भी जरूरत नहीं है। चेतना, दिस इज ऑल्सो फॉर यू। आगे देखो, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में ले देते हैं। चलो पहला पार्ट तो समझ गई ना जानवी? यस सर। दूसरा पार्ट आओ देख लेते हैं, जब डिफरेंस 1 ना हो। चलो भैया देख लेते हैं। ये लो, बहुत आसान है, तुम खाली बस देखते रहो। Fe+3 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा, बच्चों बना देगा Fe। x1 बोल्ट दिया है। अब हमको प्लस का डेटा चाहिए तो Fe+1 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा तो Fe बना देगा। बच्चों इसका x3 दिया है। अगर मैं दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो Fe+3 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेकर के Fe बना देगा। सब्सट्रैक्ट करूंगा तो इस रिएक्शन का जो डेल जी होगा वो डेल G1 माइनस डेल G2 के बराबर होगा कि नहीं? अगर इसे यस सर। तो जरा देखो, इस रिएक्शन का डेल जी इज इक्वल्स टू डेल G1 माइनस डेल G2। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है क्या? यस सर। ठीक है। बीच बीच में नेट स्लो हो रहा है। डेल G1 माइनस डेल G2। डेल G1 बोलो, मयूर बोलो कितना लिखूं डेल G1 इसका? सर इसका -3f x1। हाँ और इसका कितना लिखूं बेटा? -f x3 3s। और इसका कितना लिखूं? हाँ -2f और फिर ब्रैकेट में E0 Fe+3 से Fe+1। Fe+। ठीक है, यही तो पूछ रहा है। तो अब जरा देखो, देखो इसको तुम इस मेथड को जीवन में कभी मत यूज करना बच्चों। ये तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूं तुम्हें दिख जाए कि कौन चोर है और कौन चोर नहीं है, सत्य और गलत, सत्य और असत्य तुम्हें दिख जाए, उसके बाद तुम इसको कभी यूज ना करना। तुम स्मार्ट बनो, ये तुम्हारा टाइम भी खाएगा ना थोड़ा। देखो तो फिर क्या हो गया यहाँ, ये हो गया -3f x1, ये हो गया +f x3। अब E0 Fe+3 Fe प्लस क्या हो जाएगा जरा बोलो? हो जाएगा 3x1 माइनस x3 अपॉन 2। हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब चेक करता हूं कि कितना समझ में आया। चलो भैया, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। ए तो ये रहा जो है, गौरी ने जो बताया, गौरी का आंसर 100% क्या है? करेक्ट है। क्या मैं उम्मीद कर लूं कि मेरा सब बच्चा ये बात समझ चुका है? यस सर। ठीक। यस देखो सर। जितने लोग क्लास लेने आए हैं यार, ये लोग चोर तो नहीं है ना? अगर ये चोर होते तो ये क्लास करने क्यों आते? अब जितने लोग क्लास करने आए हैं, इनसे मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है बच्चों कि अब अभी भी खूब समय है, खूब समय है। मैंने तुम्हें 11th भी पढ़ा है, 12th भी पढ़ा है।
आ जाओ यार मैदान में एक बार दिल खोल के, एक बार सब अपने आप को छोटा समझना बंद कर दो और एक बार मैदान में आ जाओ और हम पे भरोसा रखो, हमारी कॉपी पे भरोसा रखो। आज तक कभी नीट कभी एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछ पाया है कभी भी, और न कभी भविष्य में पूछ पाएगा। तो खाली आप थोड़ा सा आ जाओ यार मैदान में बच्चों, अब इतना भी क्या गैप बना के रह रहे हो, आ जाओ हम लोग बम फोड़ेंगे बढ़िया से। ये हो गया। अब लास्ट टॉपिक है आज का, कंसंट्रेशन सेल। अब बच्चों इतनी प्रैक्टिस हमने करा दिया आपको कि आपसे कोई भी नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन बच बचा के नहीं जा सकता यदि आप पूरा सावधानी पूर्वक काम करते हैं तो। हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब जैसे नोट्स में एक फॉर्मूला दिया है कि ई नॉट क्या हो जाता है, N1 E1 प्लस माइनस N2 E2 अपॉन N1 प्लस माइनस N2 प्लस माइनस N3 एंड सो ऑन। इसका मतलब समझे कि नहीं? इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने खुद ही बनाया था, इस तरह के क्वेश्चन के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, जिस तरह के पीछे क्वेश्चन किए। ऑब्जर्वेशन तुमने देख ही लिया था। चलो भैया अब बात करेंगे एक बड़े कमीने सेल, कैसे सेल का? बड़े कमीने सेल का। एक सेल है बच्चों जिसका नाम है यार कंसंट्रेशन सेल। क्या नाम है? कंसंट्रेशन सेल। दिव्यानी बहुत गजब की चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी मैं धज्जियां उड़ा दूंगा, भरोसा रखो। अभी यही घुटने टिकवा दूंगा इसको, बस तुम आ जाओ मेरे साथ बढ़िया से। तो कंसंट्रेशन सेल होता क्या है? ऐसा गैल्वेनिक सेल जिसका एनोड और कैथोड एक ही तरह के इलेक्ट्रोड से मिलकर के बना हो बच्चों, उसको कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। जैसे मेरे प्यारे सरकार, जैसे कहीं लिखा है प्लैटिनम गामा हाइड्रोजन, इसका सपोज करो प्रेशर दिया हुआ है, मान लो कि P1 यार इट इज कन्वर्टेड इन HU, इसका कंसंट्रेशन दिया है C1। डबल वर्टिकल लाइन मेरे प्रभु, उसके बाद दिया है H प्लस C2, सिंगल वर्टिकल लाइन H2 P2। जरा गौर से देखो, डबल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी कुछ होता है वो कौन होता है? एनोड। एनोड। डबल वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड पर प्रभु जो भी कुछ होता है वो कौन होता है? कैथोड। कैथोड। वेरी गुड। अब बताओ जिसका है एनोड उसी का है कैथोड या नहीं? बस इतना बता दो। हाइड्रोजन का एनोड और हाइड्रोजन का ही है कैथोड, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? कंसंट्रेशन सेल का। किसका हो गया? कंसंट्रेशन। वेरी गुड। जैसे Cu सॉलिड से बनता है Cu+2C1, डबल वर्टिकल लाइन Cu+2C2 से बनता है Cu सॉलिड, ये क्या हो जाएगा? एनोड। और ये क्या हो जाएगा? कैथोड। बताओ दोनों एनोड और कैथोड क्या होते हैं? सेम ही इलेक्ट्रोड से मिलकर के बने हुए हैं कि नहीं बच्चों? यस सर। अगर सेम इलेक्ट्रोड से मिलकर के बने हुए हैं तो इसे क्या बोल सकते हो तुम? कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल। आओ आओ इसके बारे में कुछ और बात करें। तो कंसंट्रेशन सेल पहचानने के लिए तुम्हें दंड बैठक लगाना पड़ेगा, सर के बल खड़ा होना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। खाली तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या एनोड और कैथोड एक ही टाइप के इलेक्ट्रोड से मिलकर के बने हुए हैं या नहीं। अगर एक ही टाइप के इलेक्ट्रोड से मिलकर के बने हुए हैं तो हम उसको क्या बोल देंगे?
कंसंट्रेशन सेल। मान लो हम इसको एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं और सबसे पहले लेते हैं रिएक्शन एट एनोड। क्या लेते हैं? रिएक्शन एट एनोड। एनोड पर मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन जिसका प्रेशर दिया है P1, उसका क्या हो रहा है मेरे श्रीमान? ऑक्सीडेशन हो रहा है और कंसंट्रेशन दिया है C1। दिस विल रिलीज द 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको हमने मान लिया रिएक्शन नंबर 1। अगर मैं सेम टाइम बात करूं किसका? reaction at cathode, then what will happen? Let me know what will happen. कैथोड पर रिडक्शन होगा तो 2 मोल H आयन जिसका कंसंट्रेशन है C2 2 मोल इलेक्ट्रॉनों को लेगा और मेरे प्रभु किस में बदल जाएगा? वो H2P2 में बदल जाएगा। जल्दी कह दो हाँ। अगर मैं सेरो नेट सेल रिएक्शन लिखूं तो नेट सेल रिएक्शन कैसे आता है? नेट सेल रिएक्शन आता है रिएक्शन एट एनोड प्लस रिएक्शन एट कैथोड से आता है कि नहीं? बोलो हाँ। Yes, sir. आपको नेट सेल रिएक्शन लाना हो तो नेट सेल रिएक्शन कैसे आएगा? रिएक्शन एट एनोड प्लस रिएक्शन एट कैथोड से आएगा कि नहीं? बोलो हाँ. हाँ चलो आगे देखो। अगर आगे देखोगे तो जोड़ना पड़ जाएगा। आओ जोड़ देते हैं। H2P1 plus 2H plus C2 gives 2H plus C1 plus H2P2। सरकार मैंने कोई गलती तो नहीं की है? इसका no, sir. क्यूसेंट लिखोगे तो क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ H आयन प्रोडक्ट की तरफ स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2P2 दिया हुआ है अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H आयन। सीधे लिख देता हूं, क्या तमाशा करना। प्रोडक्ट वाले का कंसंट्रेशन कितना दिया है? C1, तो C1 का स्क्वायर P2 और अपॉन में क्या लिख सकते हो? C2 का स्क्वायर P1। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अगर इतना लिख सकते हो तो अब एक बात जरा देखो, एक बात बहुत गौर से देखना। एक ही बार में समझ जाना, 1000 बार ना बताना पड़े। ई सेल जो होता है वो E0 सेल -0.0592 अपॉन n log k के बराबर होता है कि Q के? log Q के बराबर Q. होता है। हाँ, अब ये जो हमने निकाला ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाला है। डेरिवेशन में चाहे तो चेक कर लेना। हाँ है ना? ये जो Yes, sir. ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आई है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब आगे जरा देखो, E0 को क्या लिखोगे? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। जल्दी कहो हाँ। Yes, अब sir. देखो, अब जैसे कॉपर है तो इसमें कंसंट्रेशन सेल में जैसे मान लो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है x1 वोल्ट, तो रिडक्शन कितना हो जाएगा? -x1 वोल्ट। हाँ तो यहाँ हाँ. जब तुम लिखोगे -x1 वोल्ट माइनस, फिर यहाँ एनोड का क्या लिखोगे? रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा? -x1, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस 0 वोल्ट आ गया कि नहीं? सर, बट कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन चेंज नहीं सर, बराबर। ये चीज समझो ध्यान से। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये E0 पे कंसंट्रेशन का फर्क नहीं पड़ेगा, यस सर। E पे पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि E0 जो निकाला जाता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 मोलर कंसंट्रेशन पे निकाला जाता है। यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, उसका असर किस पे पड़ेगा? ई सर। E सेल पे, E0 पे नहीं। बोलो हाँ। हाँ ठीक है। तो अब एक चीज के लिए इसी वक्त अपने आप से कमिटमेंट करो कि कंसंट्रेशन सेल के लिए E0 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 0 वोल्ट। ठीक है, ये बात हमेशा याद होना चाहिए। कितना आसानी से प्रूफ किया हूं। माना इसको x1 वोल्ट तो ये -x1 हो गया,
मेरे को मालूम है फॉर्मूले में ये क्या है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया है, इसके सामने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, मिल गया, झट से वैल्यू आ गई 0। तो अब जरा आगे की कहानी हमारे साहब जी देखें। साहब जी रेडी? सर आप इसके नोट्स भेजोगे ना? हैं? इसके नोट्स भेजोगे ना? अच्छा, तो नोट्स नहीं भेजा क्या तुमको मैंने? एक कंसंट्रेशन सेल के नहीं भेजा क्या? नहीं पूछे, नस तक का नोट्स नहीं भेजा क्या? नोट्स तक के भेजा है। अच्छा, नस तक भेजा, हाँ बिल्कुल भेजूंगा भाई। और ना भेज पाऊं तो कॉल कर दिया करो, मैं कभी कभी भूल भी जाता हूँ, तुरंत कॉल लगाया करो जब तक काम ना हो जाए। अब जरा देखो, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग क्यू हुआ। तो ई सेल को ई सेल रहने दो, इसको तुमने देखा 0 होता है, माइनस 0.0592 अपॉन एन। यहाँ कितने मोल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है बच्चों? 2। तो यहाँ कर दो 2 लॉग क्यू की वैल्यू कितनी आई? क्यू की वैल्यू आई C1 का स्क्वायर P2 अपॉन C2 का स्क्वायर P1। बोलो हाँ। ठीक है, अब आगे जरा देखो, आगे जरा देखो, यहीं से असली खेल शुरू होगा बच्चों। यहां से 2 बातें बताऊंगा, बहुत भारी हैं, बहुत भारी बातें हैं, और एक्चुअली बातें नहीं है, वो क्वेश्चन है। केस 1, अगर C1 बराबर हो जाए C2 के, तो जरा देखो ई सेल क्या हो जाएगा, माइनस 0.0592 अपॉन 2 लॉग P2 अपॉन P1 हो जाएगा। जल्दी हाँ कह दो। अब अगर P2 ग्रेटर देन P1 हुआ, कोई कुछ कह रहा है क्या? कोई कुछ कह रहा है क्या? कोई बात नहीं। तो log P2 अपॉन P1 ग्रेटर देन 1 आएगा, ये बात मानते हो कि नहीं? log 1 से बड़े के लिए ग्रेटर देन 1 होता है। नहीं, ये गलत बोल गया, वेट वेट वेट, ये पॉजिटिव होगा। ये log P2 अपॉन P1 ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। ठीक है। अरे भाई, log अगर 1 से छोटे के लिए है, तो अगर x लेस देन 1 होगा तो log x नेगेटिव आता है, और अगर x ग्रेटर देन 1 होगा तो log x पॉजिटिव आता है। log की प्रॉपर्टी मैंने बता रखा है, नहीं जानते हो तो अब जान लो, क्या आफत आई है। अगर ये पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? ई सेल नेगेटिव हो जाएगा, और ई सेल जब नेगेटिव हो जाएगा डेल जी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। और डेल जी ग्रेटर देन 0 हो गया तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अब तुमसे ये सब कुछ नहीं पूछेगा डेरिवेशन, वो इतना कमीना होगा कि वो तुमसे पूछेगा कि किस कंडीशन में सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो तुम्हें कुछ दिखेगा ही नहीं, तुम्हें क्या, अच्छे अच्छों को नहीं दिखेगा, अच्छे अच्छों को नहीं दिखेगा। किस कंडीशन में नॉन स्पॉन्टेनियस होगी? अगर प्रेशर के टर्म में बात कर रहा है तो जब P2 ग्रेटर देन P1 हो, यानी कि जब कैथोड का प्रेशर एनोड के प्रेशर से क्या हो? ज्यादा हो। पता नहीं सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब जब कैथोड का प्रेशर एनोड के प्रेशर से ज्यादा होगा, तब तब रिएक्शन क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। Spontaneous. अब अगर P2 लेस देन P1 हुआ, तब तो log P2 अपॉन P1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ई सेल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव और ये ऑलरेडी नेगेटिव है, ये माइनस माइनस प्लस। तो डेल जी क्या हो जाएगा? लेस देन 0। कैसे जान रहे हो? नहीं जान रहे हो? अबे माइनस NF ई सेल से, हाँ या ना? Sir. और अगर डेल जी लेस देन 0 हो गया तो बच्चों रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। बोलो हाँ। Sir. तो Yes, अगर कोई कहे कि प्रेशर के टर्म में कंसंट्रेशन सेल का स्पॉन्टेनिटी या नॉन स्पॉन्टेनिटी डिफाइन करो, तो धैर्य रखना, खाली इतना याद रखना, ये Q की वैल्यू बस,
और याद क्या रखना है, तो बन ही जाएगा अगर 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 बुद्धिमानी से देखोगे। तुम बस कंसंट्रेशन वाला याद रख लो, कंसंट्रेशन ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन होता है ना, तो ऑक्सीडेशन C1 का स्क्वायर अपॉन C2 का स्क्वायर, और पलट के लिख दो, ये P1 और ये P2, C1 के साथ P2 और C2 के साथ P1। इतनी बात समझे कि नहीं समझे? यस। अब अगली Yes, बात sir. सुन लो, केस 2 क्या कह रहे हैं तुम्हारे सर, अगर P1 बराबर P2 हो जाए तो बच्चों ई सेल क्या हो जाएगा जरा देखो, -0.0592 अपॉन 2 log C1 अपॉन C2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर आगे चला आएगा, जब ये स्क्वायर आगे चला आएगा तो ई सेल कितना हो जाएगा, -0.0592 अपॉन 2 इंटू 2 log C1 अपॉन C2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ई सेल कितना आ गया, -0.0592 log C1 अपॉन C2 आ जाएगा। जल्दी कह दो, हाँ जल्दी से कहो, खूब जल्दी से कहो। हाँ सर। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, जो रोएगा उसे एक घूसा लगाऊंगा, इसलिए कोई रोना मत। C1 ग्रेटर देन C2 हुआ तो ये वैल्यू 1 से बड़ी या छोटी, बड़ी। 1 से बड़ी। बड़ी, तो log 1 से बड़ा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव ई सेल नेगेटिव टू डेल जी पॉजिटिव, यानी रिएक्शन क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। आगे बोलो, C1 लेस देन C2 हुआ तो डेल जी क्या हो जाएगा, लेस देन 0, और रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। बोलो। यानी कि बच्चों कंसंट्रेशन सेल के स्पॉन्टिनिटी और नॉन स्पॉन्टिनिटी दोनों बातों को समझा जा सकता है कि नहीं? बोलो। यस सर। बहुत आसानी से समझा जा सकता है, बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। क्वेश्चन करा दूं तो अच्छे अच्छों के होश उड़ जाए, क्योंकि मैं यहाँ आयनिक इक्विलिब्रियम को भी घुसेड़ता हूँ। तुमको हाँ बोलो। अगर ये प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों इक्वल हो गए तो फिर ई सेल 0 आ जाएगा। हाँ, फिर ई सेल का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए दोनों इक्वल किसी भी क्वेश्चन में नहीं होंगे। आई बात समझ में नहीं आई? यस। ठीक है, अब देखो इतनी बातें हो गई, अगर तो इस पे कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है तो थोड़ा धैर्य रख लो, उसको भी कर लो, एक टॉपिक पूरा कंक्लूड हो जाए हमारा। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखना, बस इतनी बातें मिटाता नहीं हूं, चलो लिखा रहने दो। अब 5-7-10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, ध्यान से बैठो, बस घबराओ मत, मुझे बोलने दो और तुम मेरे साथ जुड़ करके जवाब देते रहो। क्वेश्चन इतना सड़ा हुआ आएगा कि तुम बाहर जब निकलोगे नीट के एग्जाम से तो माथा पीटोगे। एक चीज और बता दो, देखो केमिस्ट्री का एक रिकॉर्ड रहा है इतने सालों में कि बच्चे को क्लासरूम का टेस्ट कठिन और नीट का टेस्ट आसान मालूम होता है, किसी से भी पूछ लोगे। तो आपको जो मैं पढ़ाता हूं वो आपकी बुद्धि को पूरी तरह से धुल देने के लिए पढ़ाता हूं। आप जब मेन पेपर को देखोगे तो बहुत तुच्चा सा पेपर होगा, और उस तुच्चे से पेपर को फोड़ने के लिए मेरा आशीर्वाद ही तुम पे पर्याप्त है, अगर तुम ईमानदारी से काम कर रहे हो तो। जैसे हमसे कहता है एक क्वेश्चन कि प्लैटिनम है, हाइड्रोजन है, 1 atm प्रेशर है, H+ है, 10⁻³ मोलर कंसंट्रेशन दिया है, डबल वर्टिकल लाइन है, H+ है, 10⁻⁻1 मोलर कंसंट्रेशन दिया है, सिंगल वर्टिकल लाइन है, 1 atm है, प्लैटिनम है। ये लिखने का तरीका है, इसमें तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेना। अब इसका तुमसे ई सेल पूछ रहा है, हड़बड़ी नहीं, पहले पहचानो। पहचान लिए? पहचान लिए?
हाँ सर। क्या है ये? कंसंट्रेशन सेल। शाबाश, कंसंट्रेशन सेल है तो ई सेल -0.0592 अपॉन n, हाइड्रोजन है 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, और P1 और P2 बराबर है तो मैं कोई टेंशन नहीं ले रहा। C1 का स्क्वायर, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन लिखना पड़ता है ना, C2 का स्क्वायर -0.0592 अपॉन 2, ये 2 आगे चला आएगा, लॉग C1 है 10 की पावर -3, C2 है 10 की पावर -1, 2 से 2 कट गया, ऊपर गया तो ये प्लस हो गया तो 10 की पावर -2 हो गया, तो -0.0592 इंटू 2 log 10 हो गया, log 10 की वैल्यू 1 होती है, आंसर आ गया माइनस, और ये भी तो माइनस होगा ना, माइनस तो -2 रहेगा वो। प्लस 0.0592 इंटू 2। हाँ कह दो बच्चों, हाँ कह दो। यस सर। यस सर। बहुत टफ क्वेश्चन है ये, बहुत टफ क्वेश्चन, मुझे तो नहीं दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा हो तो बताओ। ऐसे सारा सा क्वेश्चन आएगा, Cu +2 में कन्वर्ट होता है और Cu+2 Cu में कन्वर्ट होता है। यहाँ डेटा दिया है 10 की पावर -3, यहाँ दिया है मान लो 10 की पावर -2, हमसे ई सेल पूछ रहा है, मोलरिटी दिया हुआ, कंसंट्रेशन, मैं ई सेल निकालूंगा, -0.0592 अपॉन 2 करूंगा, क्योंकि देख रहा हूं यहाँ कितने मोल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का, लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ऊपर गया प्लस हो गया, आगे आया तो ये पता नहीं, रुको लिख देता हूं, नहीं तो आधे लोग यही नहीं समझ पा रहे होंगे, लॉग 10 की पावर -3 और +2, ऊपर जाने प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0.0592 अपॉन 2 log 10 की पावर -1, ये आगे आ जाएगा तो प्लस 0.0592 अपॉन 2 log 10 की वैल्यू 1 होती है, यही आंसर हो गया। जल्दी से हाँ, जल्दी से हाँ। हाँ सर। ठीक है, ये तो दोनों सड़े हुए क्वेश्चन थे, क्या सारे क्वेश्चन सड़े हुए आएंगे? नहीं। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सड़ा हुआ नहीं है। अगले क्वेश्चन को करने के लिए खोपड़ी में किसी भी तरह का गोबर नहीं होना चाहिए। प्लैटिनम हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है HCOOH और ये दे देता है C1, डबल वर्टिकल लाइन CH3COOH, इसका कंसंट्रेशन दे देता है C2, सिंगल वर्टिकल लाइन H2, कॉमा लगा देता है प्लैटिनम, और देता है डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Ka की वैल्यू दिया है, इसके लिए दिया है, चलो जनरलाइज कर दूं, Ka1, और इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दिया है Ka2। अब कह रहा है ई सेल निकालो। अब बच्चा मेरा जो होगा वो थोड़ा बदमाश तो होगा ही, वो काहे को पढ़ेगा 11th, उसको तो लगेगा कि हो गया अब कौन सा सर मेरे घर आ रहे हैं। 11th में तुमने पढ़ रखा है मुझसे आयनिक इक्विलिब्रियम, पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा? यस। ठीक, तो पहले तो पहचानो कि क्वेश्चन है किस टॉपिक का, नहीं तो एसिड वैसिड देख के घबरा जाओ, अबे एसिड है तो एचायन देगा कि नहीं? हाँ सर। यहाँ भी एसिड है तो एचायन देगा कि नहीं? एचायन देगा तो H2 से H+ और H+ तो H2। क्वेश्चन किस टॉपिक का है? concentration cell, कंसंट्रेशन। वेरी गुड, अब इसकी मैं धज्जियां उड़ा दूंगा। तुमको मैंने पढ़ाया है ओस्टवाल्ड लॉ कि अगर कोई एसिड है वो टूट करके अपने सॉल्यूशन में H+ और A- देता है और इसका कंसंट्रेशन C है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो मान लो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन α1, इसका मान लो α2, ये सब दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो देखो T=0 पे ये सब 0 0 बढ़ेंगे, किसी टाइम T' पे माना इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है तो ये कितना टूटेगा C∝, तो बचेगा कितना C-C∝, तो ये कितना बन जाएगा C∝, बोलो हाँ। हाँ सर। yes sir, इसका जब Ka लिखोगी
concentration of HN into A minus upon concentration of HA C alpha into C alpha upon C1 minus alpha। तो Ka कितना आ गया? Ka आ गया C अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। वीक एसिड के लिए अल्फा 1 से काफी छोटा होता है कि नहीं? और ये दोनों एसिड वीक हैं। हाँ कहो। यस। तो 1 माइनस अल्फा लगभग बराबर 1, तो Ka इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट Ka बाई C। बोलो हाँ। यस। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, आप जरा बताओ कंसंट्रेशन ऑफ HN किसके बराबर है? लल्ला लल्ला बोल दें। C अल्फा के बराबर है। तो C इंटू अल्फा की जगह क्या क्या पुट करूं? अंडर रूट Ka बाई C। इसको अंदर लोगे तो क्या हो जाएगा? Ka C स्क्वायर अपॉन C, यानी अंडर रूट Ka C हो जाएगा। बोलो हाँ। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। तो अगर देखो ये ओस्टवाल्ड का नियम तुमको याद है तब तो ठीक है, तब तो तुम झट से, जब तक लोग चूतियापंथी करेंगे तब तक तुम क्या लिख दोगे? कंसंट्रेशन ऑफ HN इक्वल्स टू अंडर रूट Ka C1, और यहाँ क्या लिख दोगे? अंडर रूट Ka C2। तुम अल्फा फल्फम नहीं फंसोगे, दुनिया अल्फम फंस जाएगी, तुम भी फंसोगे। No, sir. ना, और बस तुम्हारा आंसर आ गया। देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो -0.0592 HN का होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, ये तो समझ में आता है ना। H2 2H प्लस देगा और 2H प्लस H2 देगा, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा। लॉग C1 अपॉन C2 का स्क्वायर। C1 की जगह क्या लिख दूं? डायरेक्ट बोलो Ka1 C1। C2 की जगह क्या लिख दूं? अंडर रूट Ka2 C2। इनका स्क्वायर लगाना पड़ेगा कि नहीं? अरे मैं नहीं लगा रहा हूं, डेरिवेशन में लगा हुआ है। बोलो हाँ। यस सर। Yes, यस sir. सर। इसको आगे फाड़ दो। लो तो कितना हो गया? -0.0592 लॉग रूट Ka1 C1 अपॉन रूट Ka2 C2। ये हो गया आंसर। अब हमने जनरलाइज कर दिया है, और एग्जाम में क्या करेगा? वैल्यू दिया रहेगा। सर रूट हट जाएगा ना? रूट क्यों हटेगा? जब हमने 2 को आगे ले आ दिया है। अच्छा, ओके ओके। यहाँ अपॉन में 2 लगा दो तो रूट हट जाएगा। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन है जो सबसे स्मार्ट है, इसी पे वो बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन कुल मिला के रहेगा यही। डेटा देखो, एग्जामिनर की औकात जानवी सिर्फ जानती हो अल्फा और Ka1 बदलने की, और उसकी कुछ औकात नहीं। समझी कि नहीं समझी? Yes, sir. यस जब वो बहुत स्मार्ट बनेगा तो क्या कर देगा? Ka1 और अल्फा 1 की वैल्यू बदल सकता है, और क्या कर देगा? और कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो चलो अब आवाज आ रही है माइक की क्या? बच्चों को इरिटेटिंग आवाज आ रही है क्या? ना के बराबर। चलो थैंक गॉड। वैसे लैपटॉप का माइक बड़ा अच्छा होता है, यहाँ तो कान फट जा रही है। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, यही लास्ट है, और जवाब देना पड़ेगा कशिश को। एकदम रेडी होके बैठ जाएं। देख लेता हूं बेचारी कर पाएगी कि नहीं। नहीं कर पाएगी। चलो मैं बता देता हूं। प्लैटिनम H2, एक लास्ट क्वेश्चन। KOH यहां लिखा है 10⁻³ मोलर, डबल वर्टिकल लाइन। H+ या HCl, H2PT क्या क्या दिया है जरा देखो। अल्फा 90% और C2 10⁻² मोलर। यहां दिया है अल्फा 75%, बस और कुछ नहीं दिया है। और तुमको C1 दिया ही है 10⁻³ बोलो हाँ।
Yes, sir. ठीक है, हाँ अब जरा देखो इसको, क्या पहचान लोगे कि किस टॉपिक का है? कैसे जानोगे कंसंट्रेशन सेल का है? क्या जहां OH आयन होता है वहां H आयन नहीं होता? होता है। होता है। और तुमको मालूम है कि H आयन इंटू OH आयन, इसका मल्टीप्लीकेशन 10 की पावर -14 के बराबर होता है। मालूम है कि नहीं मालूम? हाँ सर। अगर अगर श्रीमानों को इतनी बात मालूम है तो जरा बताओ कि हम लोग क्या पा सकते हैं? बहुत कुछ पा सकते हैं। देखो KOH है, ध्यान से देखना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया है। K प्लस OH आयन, ये है हमारा क्या? C1, तो 0 0, C1 अल्फा, C1 माइनस, तो C1 अल्फा, C1 अल्फा। H आयन का कंसंट्रेशन हमको पता लगाना है। H आयन का कंसंट्रेशन हम तब पता लगा पाएंगे जब OH आयन का मालूम हुआ। तो OH आयन का कितना हो गया? C1 कितना है? 10 की पावर -3। और अल्फा कितना है? अगर 75% है यानी इंटू 0.75 है। बोल भाई, हाँ सर, ये एक्चुअली क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। इसमें 3/4 भी लिख सकते हैं। 3/4 भी लिख दो भाई, जो मर्जी वो लिख दो। अब जरा देखो, अब यहां से क्या करोगे? H आयन OH आयन की जगह क्या पुट कर दो? 0.75 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल्स टू 10 की पावर -14। यहां से H आयन आ जाएगा कि नहीं? 10 की पावर -11 इंटू 4/3। बोलो हाँ। हाँ सर। ठीक है, क्या किया? सब लोग समझे कि नहीं समझे बे? Yes, sir. ठीक है, यहाँ H आयन मिल गया 10 की पावर -11 इंटू 4/3। और यहाँ H आयन पाने के लिए कुछ करना है? कुछ नहीं करना है यार। HCl है, देगा H प्लस Cl माइनस, तो कितना हो जाएगा? C2 अल्फा 2 के बराबर हो जाएगा। C2 है 10 की पावर -2 और अल्फा अल्फा कितना है? 90% यानी 0.9। हाँ सर। तो लो, इसकी वैल्यू मिल गई। यहाँ H आयन का कंसंट्रेशन तुमको मिल गया कि नहीं मिल गया? यहाँ पर 0.9 इंटू 10 की पावर -2 मिला कि नहीं मिला? बोलो बोलो। यस। अब आंसर देखो, आंसर एक लाइन में आएगा। E इक्वल्स टू -0.0592 अपॉन 2 लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन ये हो रहा है 10 की पावर -11 इंटू 4/3 अपॉन 0.9 इंटू 10 की पावर -2। काटो इसको, ऊपर जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा? अब मैथमेटिकल हैंडलिंग ही तो बची है। -0.592 अपॉन 2 लॉग 4 अपॉन 9 3 27 2.7, और ये ऊपर गया तो कितना हो गया? 10 की पावर -9। अब इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकल ही जाएगा। समझा कि नहीं समझा? बोलो। यस। ठीक है, यस सर। पूरा कंसंट्रेशन सेल समाप्त हो जाता है। और आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। खूब प्यार से रहिए, खूब मजे से रहिए। 1 मिनट और हमको सुनते जाइए। बच्चों, दिवाली अगर होश से मनाओगे तो तुम्हें कुछ दिखेगा। भगवान राम की आराधना की जाती है। सर, हम्म। आप बता रहे थे कि दिवाली के बाद हो सकती है ऑफलाइन, तो कब होगी? कुछ आइडिया आपको? क्या चीज? ऑफलाइन। दिवाली के बाद देखो कब हो सकता है। ओके। कुछ बताना चाह रहा था मयूर भाई। दिवाली में हम किसकी भक्ति करते हैं? या जीवन में राम की भक्ति बहुत लोग करते हैं। अब बहुत सारे लोग पैदा हुए हैं। देखो, बता देता हूं। बुद्ध पैदा हुए हैं, महावीर पैदा हुए हैं, क्राइस्ट पैदा हुए हैं, मोहम्मद साहब पैदा हुए हैं,
ऐसे बहुत महापुरुष हैं, लेकिन इनमें और इनमें एक अंतर है, इनका दिल इनके बराबर कोमल था, लेकिन इनके भुजाओं में जो ताकत थी ना, वो रावण जैसे आदमी की हत्या करने की ताकत इनके पास थी। इनको लोगों ने मारा, इनको लोगों ने इनकी कान में लोहे की कील ठोक दी, क्राइस्ट को लोगों ने जिंदा सूली पे लटका दिया, मोहम्मद के परिवार को मुसलमानों ने ही टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन राम एक अजीब संयोजन है, कोमलता का और ताकत का। तो तुम जीवन में बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जीवन में सक्षम रहोगे तभी